आज हम जैन विश्व भारती लाडनू के एमए का पेपर अनुवाद विज्ञान को लेकर उसकी तीसरी इकाई पर चर्चा कर रहे हैं। उस तीसरी इकाई के अंतर्गत पदक्रम, पदबंध, वाक्य अनुवाद, दृष्टियां एवं प्रक्रिया आदि पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अनुवाद की इकाई पदक्रम, पदबंध, वाक्य, पाठ अनुवाद, दृष्टियां, प्रक्रिया आदि पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले इस इकाई की प्रस्तावना, उद्देश्य, अर्थ संप्रेषण की इकाई, वाक्य, वाक्य का अर्थ, परिभाषा, वाक्य रचना, प्रोक्ति, अनुवाद को समझने की दृष्टियां, अनुवाद प्रक्रिया और उसके विभिन्न स्वरूप एवं सारांश पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना। समस्त प्राणी जगत में मनुष्य ही एक प्राणी है जो बोलता है, अर्थात भाषा का प्रयोग करता है। भाषा ही मनुष्य को संसार के अन्य प्राणियों से भिन्न करती है। मनुष्य सभ्यता के विकास में किसी ऐसी अवस्था की कल्पना करना कठिन है जब वह बोलता नहीं था। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत को लेकर अगर हम चर्चा करें तो विकास पशुओं से हुआ। विकास की प्रक्रिया में जब खड़ा होकर दो पैरों पर मनुष्य चला तब वह पशु से मनुष्य बना, और मनुष्य तभी मनुष्य बना जब उसने बोलना सीखा। भाषा एक विलक्षण शक्ति है जिसे प्रकृति ने केवल मनुष्य को ही प्रदत्त की है। भाषा मनुष्य की सृजनात्मक इकाई है और उस सृजनात्मक इकाई में मनुष्य जाति नियत है, अर्थात समस्त प्राणी जगत में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोलता है, अर्थात भाषा का प्रयोग करता है। भाषा ही मनुष्य को संसार के अन्य प्राणियों से अलग करती है। भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक वाक्य है, और इस वाक्य के द्वारा जो है भाषा की संपूर्ण संरचना को समझा जा सकता है। उद्देश्य। वाक्य के अर्थ एवं स्वरूप को समझाना। पदक्रम, पदबंधन, वाक्य एवं प्रोक्ति को समझाना। अनुवाद को समझने की दो दृष्टियों का ज्ञान होना। अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न प्रारूपों का ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात ये उद्देश्य लेकर इस इकाई पर चर्चा आज हम कर रहे हैं, और अनुवाद में सर्वप्रथम इस इकाई में अर्थ संप्रेषण की इकाई वाक्य पर चर्चा करते हैं। भाषा का प्रयोग मनुष्य संप्रेषण के लिए करता है। मनुष्य के प्रत्येक संप्रेषण में सृजनात्मकता होती है। वह अपने अनुभव जगत की केवल अभिव्यक्ति नहीं करता है, उसकी सृष्टि भी करता है। पशु पक्षी मानव भाषा का केवल अनुकरण करते हैं, भाषीय सृजना नहीं करते हैं। प्रख्यात दार्शनिक एवं भाषाविद चासमिकी ने भाषा को मनुष्य की सहज क्षमता बताया है जिसे प्रकृति सृजनात्मकता करती है। शब्द और अर्थ दोनों स्तरों पर भाषीय व्यवस्था की प्राथमिकता तथा
सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई वाक्य है। अत्यंत प्राचीन काल से व्याकरणिकों एवं भाषाविदों के बीच ये विवाद चल रहा है कि वक्ता क्या बोलता है और श्रोता क्या सुनता है। वक्ता ध्वनि बोलता है, शब्द बोलता है अथवा वाक्य बोलता है, और श्रोता ध्वनि सुनता है, शब्द सुनता है अथवा वाक्य सुनता है। बोलने और सुनने की अंतर्निहित भाष्य प्रक्रिया एक ही होती है। भारत की पुरातन व्याकरणिक परंपरा में वाक्य को ही भाषा की केंद्रीय सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। वाक्य ही भाषा की मूल इकाई है। वाक्य का अर्थ स्वरूप। भाषा शब्द अर्थ की संश्लिष्ट है। भाषा में दो विभिन्न तत्व अभिन्न रूप से अनुयुक्त होते हैं। परिणाम स्वरूप भाषा की व्याकरणिक कोटि परिभाषा शब्द और अर्थ दोनों तत्वों के स्तर पर की जाती है। शब्द और अर्थ के लिए क्रम से रचना और प्रकार्य शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अर्थ के स्तर पर वाक्य को परिभाषित करने की परंपरा बहुत प्राचीन काल से है। वाइज अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश में 500 ईसा पूर्व के लगभग पाश्चात्य व्याकरणों द्वारा दी गई परिभाषा उद्धृत करते हुए लिखते हैं, संपूर्ण विचारों के द्योतक पद समूह को वाक्य कहते हैं। हिंदी व्याकरण के पाणिनि रूप में प्रसिद्ध आचार्य किशोरीदास वाजपेयी भी कुछ इसी प्रकार का मत व्यक्त करते हुए लिखते हैं, वाक्य में कम से कम एक प्रक्रिया आवश्यक होती है जिसे बिना वाक्य नहीं कहा जा सकता है। क्रिया ही वाक्य है। ये भारत की परंपरा सिद्ध अवधारणा है। यह संसार नामक रूप है। सारे नाम अख्यातजय क्रियाजन है। क्रियाकर्ता की नीति सब कुछ क्रियामय है, अर्थात वाक्य रचना। वाक्य रचना जिसके अंतर्गत पदक्रम, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य 4 प्रकार की चर्चाएं होती हैं। सबसे पहले विभिन्न भाषाओं की वाक्य रचना विभिन्न ढंग से होती है। वाक्य में शब्दों की नहीं, पदों की सत्ता होती है। वाक्य से बाहर शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। वाक्य से ही शब्द अपना अर्थ ग्रहण करता है। वाक्य के पदों का अर्थ अलग अलग कुछ और होता है। इसीलिए वाक्य रचना में महत्वपूर्ण पदक्रम होता है। पदक्रम पदक्रम में 2 बातें उभर कर आती हैं। एक बात व्याकरणिक, दूसरी अलंकारिक। पद वाक्य रचना का अर्थ हुआ पद योजना। पद योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पदक्रम है। प्रसिद्ध हिंदी व्याकरणकर्ता कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पदक्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक व्याकरणिक, दूसरा अलंकारिक। व्याकरणिक पदक्रम में पदों का क्रम व्याकरण के नियमों के अनुसार चलता है और निश्चित किया जाता है, और व्याकरण ग्रंथों में इन पदों का क्रम से विवेचन भी किया जाता है। इसके अलावा अलंकार पदक्रम वक्ता
या लेखक के व्यक्तित्व पर निर्भर होता है। वक्ता पर व्याकरण के नियमों का नहीं, संप्रेषण के प्रयोजन का दबाव होता है। अलंकार के पद क्रम के अनुसार, पद क्रम के अनुसार कर्तापद, क्रियापद। संस्कृत जैसे योगात्मक भाषा में जहां क्रिया में कर्ता का समाहार होता है, क्रिया ही पूरा वाक्य है, परंतु हिंदी, अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं में कर्तापद और क्रियापद की पृथक सत्ता होती है। पद स्थान, पद स्थान वाक्य रचना में पदों के स्थान का भी काफी महत्व होता है। पदों का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पदों से जुड़ी विभक्तियों में पद का व्याकरणिक अर्थ नियत होता है। पद सामीप्य, वाक्य रचना में पदों की सामीप्यता का भी बहुत महत्व है। पद की समीपता की दृष्टि से हिंदी वाक्यों की पद योजना प्रमुख होती है। संज्ञा के साथ, विशेषण के साथ, क्रिया विशेषण के साथ और क्रियापद के साथ पदावन। और पदावन वाक्य के पदों के बीच व्याकरणिक अनुरूपता को पदावन कहा जाता है। हिंदी भाषा की वाक्य रचना में पदावन के प्रमुख नियम निम्नलिखित है। कर्ता और क्रिया में वचन और लिंग का होना आवश्यक। कर्म और क्रिया वचन और लिंग का आवश्यक। एक से अधिक कर्ता और क्रिया का भी समावेश होना आवश्यक। ये यदि वाक्य में अनेक कर्ता हों परंतु उनका लिंग समान हो तो उनके स्थान पर क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में आती है। पदबंध, पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरण इकाई की रचना करते हैं तो उन पदों के योग को पदबंध कहते हैं। पदबंध के निम्नलिखित भेद हैं: संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया प्रबंध। संज्ञा का काम करने वाले पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। विशेषण के काम करने वाले पदबंध को विशेषण प्रबंध कहते हैं। क्रिया विशेषण प्रबंध के काम करने वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पद कहते हैं और क्रिया पदबंध क्रिया का कार्य करने वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। उपवाक्य, उपवाक्य की रचना दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं। उपवाक्य सरल, मिश्रित और संयुक्त। जब एक से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य रचना की जाती है तब इनके घटक वाक्यों को उप वाक्य की संज्ञा दी जाती है। ये तीन प्रकार के होते हैं: प्रधान, आश्रित और सहयोगी। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। वाक्य पदबंध तथा उपवाक्य की समीक्षा करते हुए वाक्य तक पहुंचते हैं। वार्तालाप में वाक्य ही की सत्ता होती है। ये वाक्य प्रयोजन सापेक्ष होता है। वक्ता अपने संदेश संप्रेषण के लिए
वाक्य का प्रयोग करता है। अर्थ की दृष्टि से ये संप्रेषण 8 प्रकार का माना जाता है। विधान सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, संदेश सूचक, संकेत सूचक और विस्मयादिक सूचक। प्रोक्ति व्याकरणिक सूचना की दृष्टि से भाषा की मूल प्राथमिक इकाई वाक्य है। ध्वनि, अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक्य आदि इकाइयां वाक्य के ही खंड हैं। व्याकरण तथा भाषा विज्ञान भाषा का अध्ययन विश्लेषण वाक्य के आधार पर ही करता है, परंतु संप्रेषण की दृष्टि से अधिक समीचीन होना कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य समूह है। इस वाक्य समूह के लिए प्रोक्ति संज्ञा का उपयोग किया जाता है। ये अंग्रेजी के डिस्कवरेज का हिंदी पर्याप्त है। अगर इस प्रकार प्रयोक्ति के आकार प्रकार में भी बहुत अंतर होता है। प्रोक्ति एक अक्षर, एक पदबंध, एक उपवाक्य, एक वाक्य, अनुच्छेद, सर्ग, खंड अथवा अध्याय के पूरे ग्रंथ को कहा जा सकता है। प्रोक्ति के स्वरूप की लघुतम सीमा होती है, उसकी कोई महत्तम सीमा नहीं होती है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद की दृष्टि से शब्द अथवा पदबंध, पद, उपवाक्य की अपेक्षा भाषा इकाई के रूप में प्रोक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है। अनुवाद को समझने की 2 दृष्टियां। अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न 2 दृष्टियां हैं और वो 2 दृष्टियां, एक है कार्य अथवा वस्तु जो विशेष कौशल क्रिया के लिए जानी जाती है, और दूसरी दृष्टि है वो है अनुवाद के कार्य और कौशल को किस प्रकार से अनुवादक दूसरी भाषा में अवतरित करता है। अनुवाद या अनुदित कृति पर विचार करने की 2 दृष्टियां हैं, पाठ परक दृष्टि और प्रक्रिया परक दृष्टि। पाठ परक दृष्टि के केंद्र में मूल संरचना अनुदित कृति के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति करती है। इसके आधार पर हम ये देखना चाहते हैं कि अपने संदेश, बनावट और बुनावट में अनुदित कृति मूल रचना के कितने निकट या समतुल्य है। इस संदर्भ में जो भी चर्चा संभव है उसका आधार सीमा पाठ के रूप में मूल रचना अनुदित कृति ही बनती है और अनुदित कृति बनती है। प्रक्रिया परक दृष्टि अनुवाद को मूल रचना के समतुल्य एक स्वायत्त पाठ के रूप में देखती है और उसे उस प्रक्रिया के परिणाम के स्वरूप में भी ग्रहण करती है, और दोनों में समतुल्य और सममूल्य होते हैं। अनुदित पाठ की अपनी विशिष्टता और सीमा के कारण भी वह प्रक्रिया परक दृष्टि में बंद हो जाता है। इस प्रकार से अनुदित प्रक्रिया के विभिन्न स्वरूपों पर भी चर्चा की जा सकती है और इन विभिन्न स्वरूपों का नाइडा का प्रस्तावित प्रारूप और न्यूमार्कर प्रस्तावित प्रारूप। अनुवाद प्रक्रिया जिन विदेशी विद्वानों ने गंभीरता पूर्वक विचार किया है, इसमें नाइडा और न्यूमार्क के विचार अधिक चर्चित हैं। यहाँ संक्षेप में इन दोनों विद्वानों द्वारा
प्रस्तावित प्रारूप पर प्रकाश डालना उचित होगा। नायडा अनुवाद को एक वैज्ञानिक तकनीकी के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके अनुसार अनुवाद भाषा विज्ञान का अनुप्रयुक्त पक्ष है। अतः अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों को समझने के लिए भाषा विज्ञान की तकनीकी का उपयोग करना आवश्यक है। उनके अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के 3 सोपान हैं: विश्लेषण, अंतर और पुनर्गठन। नायडा ने अपने अनुवाद प्रक्रिया के स्वरूप को समझाने के लिए स्रोत पाठ, जो मूल पाठ है, उस मूल पाठ में विश्लेषण करता है, फिर अंतरण करता है और उसका फिर पुनर्गठित कर देता है और वो पुनर्गठित अनुदित पाठ यानी लक्ष्य भाषा में चला जाता है और अनुवाद हो जाता है। पाठ भाषा बद्ध होता है, संदेश भाषिक संरचना के माध्यम पे संप्रेषित किया जाता है। इसीलिए नायडा ने मूल पाठ के विश्लेषण को भाषिक सिद्धांतों के साथ विश्लेषण तकनीक के द्वारा अनुवाद प्रक्रिया को अपनाया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि नायडा के अनुसार अनुवाद गहन स्तर पर स्थित समानार्थी धर्मी संदेश के फलस्वरूप ही संभव हो पाता है। अतः अनुवाद के लिए आवश्यक है वह बाह्य स्तर पर भाषिक संरचना का विश्लेषण करे और उसके धरातल पर पाठक का अर्थ बोध करवाए। विश्लेषण से प्राप्त अर्थबोध का लक्ष्य भाषा में अंतरण अनुवाद प्रक्रिया का दूसरा समापन है। प्रत्येक भाषा मूल संदेश को अपने ढंग से भाषित इकाई में बांधती है। अतः संदेश को एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरित करने का मतलब है अभिव्यक्ति के धरातल पर पुनर्विन्यास करना। नायडा के अनुसार पुनर्विन्यास की यह प्रक्रिया कुछ इसी प्रकार है जिस प्रकार विभिन्न आकार के बक्सों को सामने को उसे विभिन्न आकार के दूसरे बक्सों में दोबारा सुव्यवस्थित ढंग से सजाया जाता है। पुनर्गठन अनुवाद प्रक्रिया का तीसरा सोपान है। ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अभिव्यक्ति प्रणाली कथन रीति होती है। लक्ष्य भाषा में अनुदित पाठ का निर्माण अगर मूल संरचना के संदेश को यथारूप रखने के प्रयास से जुड़ता है तो उसे लक्ष्य भाषा की उस अभिव्यक्ति के साथ संबद्ध किया जाता है। न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित प्रारूप, न्यूमार्क ने जो मूल पाठ है, स्रोत भाषा है, उस स्रोत भाषा में बोधन, अनुकृतित अनुवाद और अभिव्यक्तिकरण, अनुक्रमिक अनुवाद और अभिव्यक्तिकरण, और उसके बाद में लक्ष्य भाषा अनुदित पाठ में आ जाता है। अर्थात न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित प्रारूप नायडा के समान कुछ चरणों की अपेक्षा रखता है, पर अपने चिंतन में वह अधिक व्यापक है। अनुवाद प्रक्रिया संबंधी संकल्पना में अगर उनमें समानता है तो एक सीमा तक विभिन्नता भी है। न्यूमार्क अनुवाद प्रक्रिया की 2 दिशाएं स्वीकार करते हैं, इसीलिए मूल पाठ और अनुदित पाठ के सहज संबंध को 2 स्तरों पर स्थापित करते हैं। पहला संबंध तो पाठकों के अंतरक्रमिक अनुवाद पर आधारित है, जिसे उन्हें खंडित रेखा के माध्यम से जोड़ा है। अनुक्रमिक अनुवाद शब्द प्रति शब्द अनुवाद होता है, अतः कोई संदर्भ में न केवल अपनी प्रकृति के अपारदर्शी
होता है बल्कि भ्रामक भी होता है। खंडित रेखा से जोड़ने का मतलब है कि ये अनुवाद सही प्रक्रिया नहीं है। भले ही कुछ अनुवादक इसे रास्ते को अपनाने की ओर प्रवृत्त हो, कुछ को ये मार्ग सहज और सीधा लगे। अनुवाद का दूसरा मूल पाठ के अर्थ बोधन और लक्ष्य भाषा के उच्च अर्थ के अभिव्यक्तिकरण का है। न्यूमार्क द्वारा सांकेतिक बोधन की प्रक्रिया, नाइडा द्वारा प्रस्तावित विश्लेषण की प्रक्रिया व्यापक संकल्प है, क्योंकि इसमें विश्लेषण से प्राप्त अर्थ के साथ साथ अनुवाद द्वारा मूल पाठ की व्याख्या का अंश भी सम्मिलित है। कई भाषिक पाठ उक्ति अनुवाद की व्याख्या अपेक्षित करती हैं, अन्यथा अर्थ पारदर्शी नहीं हो पाता है। इसी के साथ बहुत सी समस्याएं भूमिका समस्या का प्रारूप आता है और अर्थग्रहण की समस्या का, अर्थांतरण की समस्या और पुनर्विन्यास की समस्या, विश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास आ जाता है, संश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास आता है, अंतरण की समस्या। इस अंतरण की समस्या में दो सिद्धांतों का निर्वहन आवश्यक होता है। पहले का संबंध मूल पाठ के अर्थ से समतुल्य होता है, जिसका अनुवाद पाठ में न घटाकर न बढ़ाकर सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत करता है। दूसरे सिद्धांत समतुल्यता का है, जिसके आधार पर अनुवाद अनुदित पाठ को शैली और व्यक्ति के धरातल पर मूल पाठ के समतुल्य भाषिक उपादान के माध्यम से निर्मित करता है। और इसी में इसका सारांश जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा है कि पद क्रम, पदबंध, वाक्य, पाठ, अनुदित, प्रश्नियां, प्रक्रिया आदि इकाई की जो सारांश है वह है इस प्रकार है। वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होती है, क्योंकि इसी के द्वारा अर्थ संप्रेषण होता है। वाक्य का अर्थ समझते हुए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई वाक्य की परिभाषा भी समझी तथा वाक्य के स्वरूप के विषय में जानकारी प्राप्त की, वाक्य रचना के विषय में पढ़ा तथा समझा, वाक्य रचना के पदक्रम, पदबंध और उपवाक्य का महत्व क्या होता है। इसके अतिरिक्त ये भी समझा कि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इस इकाई में प्रयोक्ति के विषय में भी समझा। प्रयोक्ति किसे कहते हैं, यह एक समग्र संदेश को प्रस्तुत करता है। इसका विस्तार एक शब्द से लेकर संपूर्ण रचना तक हो सकता है। इसके अतिरिक्त अनुवाद में निहित प्रक्रिया की 2 दृष्टियां हैं। इनमें एक अनुदित पाठ को आधार बनाती है, दूसरी अनुवाद के निहित प्रक्रिया को। वास्तव में दूसरी दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रासंगिक है, क्योंकि अनुवाद क्रम का विश्लेषण करने के साथ ही यह अनुवाद सीख रहे हैं लोगों को उनकी विभिन्न भूमिकाओं के प्रति सजग एवं सार्थक बनाने में सहायक होती हैं। अनुवाद व्यापार के विभिन्न सोपानों के अध्ययन दौरान अपने विभिन्न विद्वानों दिए गए प्रारूप को भी समझा है। थैंक्स, धन्यवाद।